वेलकम टू स्टडी विद श्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं यूपी पीसीएस 2021 का। ये टेस्ट नंबर 15 है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, जो सारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डायलिसिस की विधि किसके अक्रिय हो जाने की स्थिति में प्रयोग की जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है फेफड़े, सेकेंड ऑप्शन है हृदय, थर्ड ऑप्शन है यकृत एंड फोर्थ ऑप्शन है वृक्क। तो जो डायलिसिस की विधि होती है वो किसके अक्रिय हो जाने की स्थिति में प्रयोग की जाती है? तो वो की जाती है आपके वृक्क के। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए, डायलिसिस जो है ना कि रक्त शोधन की एक कृत्रिम विधि होती है और इस विधि को तब अपनाया जाता है जब किसी व्यक्ति को वृक्क यानी गुर्दे, किडनी सही से कार्य नहीं कर रहे होते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि मधुमेह के रोगियों के लिए भी उच्च रक्तचाप जैसी स्थितियों में भी डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती देशों का अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई? फर्स्ट ऑप्शन है 6 जून 1995 में, सेकेंड ऑप्शन है 6 जून 1997 में, थर्ड ऑप्शन है 6 जून 1999 में एंड फोर्थ ऑप्शन है 6 जून 2001 में। तो जो ये बिम्स्टेक है आपका, इसकी जो कि स्थापना कब हुई? देखिए, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक। इसकी स्थापना जो है कि आपका 6 जून 1997 में किया गया। ठीक है, ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है कि बांग्लादेश ढाका में है और ये बंगाल की खाड़ी के समीप देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है। ठीक है, इसमें कितने सदस्य हैं? तो इसमें जो है कि 7 सदस्य हैं। बांग्लादेश, भारत, वर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान एवं नेपाल। देखिए, इसमें जो है ना पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है बिम्स्टेक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है जेनेवा में, सेकेंड ऑप्शन है वाशिंगटन डीसी में, थर्ड ऑप्शन है न्यूयॉर्क में एंड फोर्थ ऑप्शन है पेरिस में। तो विश्व बैंक का मुख्यालय जो है कि कहाँ पे स्थित है? तो देखिए, विश्व बैंक का मुख्यालय जो है कि आपका वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो जुलाई 1944 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन्य जीवों को विलुप्त होने से रोकने हेतु सर्वप्रथम किस वर्ष जंगली हाथी संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन है 1870 ईस्वी में, सेकेंड ऑप्शन है 1872 ईस्वी में, थर्ड ऑप्शन है 1874 ईस्वी में एंड फोर्थ ऑप्शन है 1876 ईस्वी में। तो वन्य जीवों को विलुप्त होने से रोकने हेतु सर्वप्रथम जो है कि जंगली हाथी संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1872 ईस्वी में। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए, जंगली हाथी संरक्षण अधिनियम, एक होता है प्रोजेक्ट एलिफेंट, वो अलग चीज़ है और ये जो है कि अलग चीज़ है। प्रोजेक्ट हाथी जो है कि संरक्षण, ये प्रोजेक्ट हाथी जो है, प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत जो है कि 1972 में किया गया था। ठीक है, और ये जंगली हाथी संरक्षण अधिनियम जो है कि आपका 1872 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव जनसंख्या का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है जननांकिकी, सेकेंड ऑप्शन है एंटोमोलॉजी, थर्ड ऑप्शन है बायोनिक्स, फोर्थ ऑप्शन है अर्निथोलॉजी। तो मानव जनसंख्या का अध्ययन जो है कि हम किसके अंतर्गत करते हैं? तो हम करते हैं जननांकिकी के अंतर्गत। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय प्रेरण की मापन इकाई है? फर्स्ट ऑप्शन है डॉप्सन इकाई, सेकेंड ऑप्शन है टेस्ला, थर्ड ऑप्शन है बोल्ट एंड फोर्थ ऑप्शन है एंगस्ट्रॉम। तो चुंबकीय प्रेरण की मापन इकाई कौन सी है? तो ये है आपका टेस्ला। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए, डॉप्सन इकाई ये किसकी मात्रक होती है? तो ओजोन घनत्व मापने के लिए होता है। बोल्ट ये जो कि विभवांतर की इकाई होती है और एंगस्ट्रॉम ये होता है आपका दूरी मापने की सबसे छोटी इकाई। देखिए, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हॉर्नबिल महोत्सव भारत में किस राज्य में मनाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है नागालैंड में, सेकेंड ऑप्शन है ओडिशा में, थर्ड ऑप्शन है मेघालय में एंड फोर्थ ऑप्शन है मणिपुर में। तो हॉर्नबिल महोत्सव जो होता है वो कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका नागालैंड में। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए, हॉर्नबिल ना जंगल की एक पक्षी के नाम पर जो है कि ये मनाया जाता है और दिसंबर के पहली सप्ताह में ये मनाया जाता है नागालैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खोंगजोम दिवस निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है मणिपुर, सेकेंड ऑप्शन है सिक्किम, थर्ड ऑप्शन है त्रिपुरा एंड फोर्थ ऑप्शन है हरियाणा। तो खोंगजोम दिवस जो है कि आपका
किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका मणिपुर से। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तांजवार पेंटिंग 16वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य विकसित भारत के किस राज्य में इस संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है मेघालय, सेकेंड ऑप्शन है तमिलनाडु, थर्ड ऑप्शन है ओडिशा एंड फोर्थ ऑप्शन है त्रिपुरा। तो जो ये तंजौर पेंटिंग है, तंजौर पेंटिंग, ये जो है कि भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये है आपका तमिलनाडु से। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल जोरवे संस्कृति का नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है इनाम गांव, सेकेंड ऑप्शन है दैमाबाद, थर्ड ऑप्शन है मेहरगढ़ एंड फोर्थ ऑप्शन है चंदौली। तो जो भी हमारे स्थल हैं उसमें से जोरवे संस्कृति का नहीं है, कौन सा? तो ये है आपका मेहरगढ़। ये थर्ड ऑप्शन जोरवे संस्कृति का स्थल नहीं है। देखिए, जोरवे संस्कृति का सबसे विस्तृत उत्खनन केंद्र जो है ना कि महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ पे? नेवासा में, दैमाबाद में, चंदौली में, इनाम गांव में तथा सोन गांव में। देखिए, जोरवे संस्कृति ग्रामीण थी, लेकिन कई बस्तियां ऐसी थी जैसे कि दैमाबाद, इनाम गांव, ये जो है कि नगरीकरण को मतलब प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी यहाँ पे। ठीक है। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? तो ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा एकमात्र नगर था जिसके दोनों टीले एकमात्र सुरक्षा दीवार से घिरे थे? फर्स्ट ऑप्शन है सुरकोटदा, सेकेंड ऑप्शन है कालीबंगा, थर्ड ऑप्शन है रंगपुर एंड फोर्थ ऑप्शन है लोथल। तो सिंधु सभ्यता का कौन सा एकमात्र नगर था जिनके दोनों टीले एक मतलब सुरक्षा दीवार से घिरे थे? तो वो था आपका कालीबंगा था। यह सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए, कालीबंगा ही सिंधु सभ्यता का एकमात्र नगर था जिनके दोनों टीले जो है कि एक ही सुरक्षा दीवार से घिरे थे। देखिए, कालीबंगा से नाली के साक्ष्य नहीं मिले हैं, यहाँ से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। कालीबंगा कहाँ पे? हनुमानगढ़ राजस्थान में, सुरकोटदा कच्छ के रन में, और रंगपुर जो है कि अहमदाबाद गुजरात में, लोथल कहाँ है? ये गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे विस्तृत पूरा स्थल कौन सा था? फर्स्ट ऑप्शन है लोथल, सेकेंड ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, थर्ड ऑप्शन है कालीबंगा एंड फोर्थ ऑप्शन है राखीगढ़ी। तो भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे विस्तृत पूरा स्थल कौन सा है? तो वो है आपका राखीगढ़ी। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। ये हरियाणा राज्य में स्थित है और राखीगढ़ी जो है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा तथा विस्तृत स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसकी खोज जो है ना 1969 में सूरजभान के द्वारा किया गया था। सिंधु का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस गवर्नर जनरल ने किया? फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग, सेकेंड ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, थर्ड ऑप्शन है लॉर्ड एलनबरो एंड फोर्थ ऑप्शन है लॉर्ड ऑकलैंड। तो सिंधु का जो है कि ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो ये किया था आपका लॉर्ड एलनबरो। ये गवर्नर जनरल ने सिंध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया था। ये थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1889 में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया? फर्स्ट ऑप्शन है मौलवी नज़ीर अहमद, सेकेंड ऑप्शन है अल्ताफ़ हुसैन, थर्ड ऑप्शन है शिबली नुमानी एंड फोर्थ ऑप्शन है मिर्ज़ा गुलाम अहमद। तो 1889 ईस्वी में जो अहमदिया आंदोलन हुआ है किसने प्रारंभ किया था? तो ये किया था आपका मिर्ज़ा गुलाम अहमद। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए, ये 1889 में जो है कि इन्होंने किया था और अहमदिया जो है कि एक इस्लाम का एक संप्रदाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिंग फेस का संबंध है, फर्स्ट ऑप्शन है हेनरी लॉरेंस से, सेकेंड ऑप्शन है डलहौजी से, थर्ड ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग्स से एंड फोर्थ ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स से। तो रिंग फेस का संबंध जो है कि किससे है? तो ये है आपका वारेन हेस्टिंग्स से। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए, रिंग फेस ये जो है ना कि रिंग फेस की नीति का संबंध जो है ना, ये जो है कि बफर जोन बनाकर कंपनी की सीमाओं का रक्षा करना था और रिंग फेस के भीतर शामिल किए गए राज्यों को उनके स्वयं के खर्चों पर बाहरी आक्रमण के विरुद्ध जो है कि सैन्य मदद देने का भरोसा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक 1816 में आरंभ हुआ और 1932 तक चला? फर्स्ट ऑप्शन है खासी विद्रोह, सेकेंड ऑप्शन है कोल विद्रोह, थर्ड ऑप्शन है कच्छ विद्रोह एंड फोर्थ ऑप्शन है नैकट विद्रोह। तो वो कौन सा विद्रोह था जो कि 1816 से आरंभ होकर के 1932 तक चला था? तो वो था आपका कोल विद्रोह।
ये सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया था? फर्स्ट ऑप्शन है खेतिहर मजदूर के साथ, सेकेंड ऑप्शन है ठेकेदार के साथ, थर्ड ऑप्शन है जमींदार के साथ, एंड फोर्थ ऑप्शन है किसान के साथ। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो अस्थाई बंदोबस्त किया था वो किसके साथ किया था? तो वो किया था आपका जमींदार के साथ। ये थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया था। 1793 में अस्थाई बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक अस्थाई व्यवस्था हेतु सहमति समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई? फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, सेकेंड ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, थर्ड ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, एंड फोर्थ ऑप्शन है लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो किसके शासनकाल में जो है कि प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी? तो ये बिछाई गई थी आपका लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच जो है कि प्रथम बार 34 किलोमीटर रेल चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी के लिए किसने कहा था कि वह अर्धनग्न फकीर है? फर्स्ट ऑप्शन है चर्चिल, सेकेंड ऑप्शन है एटली, थर्ड ऑप्शन है क्रिप्स, एंड फोर्थ ऑप्शन है वेवेल। तो महात्मा गांधी जी को किसने कहा था कि वह अर्धनग्न फकीर है? तो उन्होंने विंस्टन चर्चिल ने कहा था गांधी जी को कि वह अर्धनग्न फकीर है। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम किस वर्ष मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग की थी? फर्स्ट ऑप्शन है 1940 में, सेकेंड ऑप्शन है 1944 में, थर्ड ऑप्शन है 1942 में, एंड फोर्थ ऑप्शन है 1943 में। तो मुस्लिम लीग ने किस वर्ष जो है कि मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग की थी? तो वो किया था आपका 1940 में। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए, मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में किया गया था, ठीक है, और इसके अध्यक्ष जो है कि मोहम्मद अली जिन्ना जी थे। इन्होंने मतलब इसकी अध्यक्षता किया था, और इसी अधिवेशन में एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग करते हुए एक प्रस्ताव जो है कि पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्वविद्यालयों में सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया? फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, सेकेंड ऑप्शन है लॉर्ड वेवेल, थर्ड ऑप्शन है लॉर्ड रीडिंग, एंड फोर्थ ऑप्शन है लॉर्ड रिपन। तो विश्वविद्यालयों में सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया था? तो ये दिए थे लॉर्ड कर्जन ने। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काकोरी षड्यंत्र अभियोग में निम्नलिखित में से किसको फांसी नहीं दी गई थी? फर्स्ट ऑप्शन है खुदीराम बोस को, सेकेंड ऑप्शन है अशफाक उल्लाह को, थर्ड ऑप्शन है रोशन लाल को, एंड फोर्थ ऑप्शन है रामप्रसाद बिस्मिल को। तो काकोरी कांड जो था उसमें जो कि किसको फांसी नहीं दी गई थी? तो ये आपको नहीं दी गई थी खुदीराम बोस को। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए, काकोरी षड्यंत्र अभियोग में खुदीराम बोस को फांसी नहीं दी गई थी, और ये कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के समीप जो काकोरी नामक एक स्थान पे ट्रेन में डकैती डाल करके जो है कि सरकारी खजाना लूटा गया था। और इस कांड के आरोपी कौन कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां तथा राजेंद्र लाहिड़ी, जो इनको जो है कि फांसी दी गई थी सबकी, लेकिन खुदीराम बोस को नहीं दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय शासक ने सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की? फर्स्ट ऑप्शन है हैदराबाद के निजाम ने, सेकेंड ऑप्शन है अवध के नवाब ने, एंड थर्ड ऑप्शन है रघुआ मराठा ने, एंड फोर्थ ऑप्शन है कर्नाटक के नवाब ने। तो किस भारतीय शासक ने सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली के साथ जो है कि सहायक संधि की थी? तो वो किया था हैदराबाद के निजाम ने। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्नल स्लीमैन ने ठगों का उन्मूलन किसके शासनकाल में किया था? फर्स्ट ऑप्शन है कॉर्नवालिस, सेकेंड ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली, थर्ड ऑप्शन है डलहौजी, एंड फोर्थ ऑप्शन है विलियम वेटिंग। तो कर्नल स्लीमैन ने ठगों का उन्मूलन जो है कि किसके शासनकाल में किया था? तो ये किया था आपका विलियम वेटिंग के शासनकाल में, ठीक है। ये कर्नल स्लीमैन ने ठगों का उन्मूलन जो है कि इसके शासनकाल में किया, और 1820 तक ठगों का लगभग नामो निशान जो है कि ये मिटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज़ाद हिंद फौज पर ऐतिहासिक मुकदमा कहाँ चला था? फर्स्ट ऑप्शन है संसद भवन के केंद्रीय हॉल में, सेकेंड ऑप्शन है दिल्ली के लाल किले में,
थर्ड ऑप्शन है कलकत्ता के फोर्ट विलियम में, एंड फोर्थ ऑप्शन है बम्बई के निकट एक युद्धपोत में। तो आज़ाद हिंद फौज का जो ऐतिहासिक मुकदमा था वो कहाँ पे चला था, तो वो चला था आपका दिल्ली के लाल किले पर। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए आज़ाद हिंद फौज पर ना लगभग 10 मुकदमा चलाए गए थे, जिसमें पहला और सबसे प्रसिद्ध मुकदमा जो है कि दिल्ली के लाल किले पे चलाया गया था। देखिए आप हमें जो है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं या मेरे से कनेक्ट रह सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है study with 325, फेसबुक पे एक पेज है स्टडी विथ 3 के नाम से, एंड फेसबुक पे एक ग्रुप है जिसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं या फिर लाइक कर सकते हैं। इसमें भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।